हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइस, ये हमारे सुंडा सीरीज़ की क्लास नंबर 6 होने वाला है। तो आज एग्रो अकेडमी असिस्टेंट ने इंट्रो मिस कर दिया, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो आगे के कुछ इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जिनके पास एनआर सुंडा की किताब है उसमें आप यूनिट नंबर 6, 7 और 8 देख लीजिएगा, ठीक है। और इस क्लास की PDF भी मैंने पोर्टल पर डाल दूँगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम मानसून, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट कुछ इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप क्लास को पूरा एंड तक देखिए। और जो लोग AFO की तैयारी स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो उनके लिए हमने बैच भी लॉन्च कर दिया था। कोर्स की डिटेल वगैरह टेलीग्राम पे शेयर है, पिन कमेंट में आप जाकर देख सकते हैं। और डेमो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट करके पोर्टल पर डेमो ले सकते हैं। बिल्कुल। और हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक सवाल से। ये जो शब्द है मानसून, ये आया कहाँ से है? हाँ, ये जानना तो जरूरी है। So the origin of word monsoon is from the Arabic word मौसम, which means season. मतलब मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से आया है, जिसका सीधा मतलब है मौसम या ऋतु। जी, और ये हवाओं के मौसमी उलट फेर को दिखाता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। ये बेसिक सवाल कई कृषि प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखना है मॉनसून मतलब मौसम। ठीक है, ओरिजिन अरेबिक वर्ड मौसम। अब ये मानसून सबसे ज्यादा किस एरिया को प्रभावित करता है? इसका मुख्य एरिया है हिंद महासागर और खासकर अरब सागर। और भारत की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन में आती है। ओके, अब उस आंकड़े पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इन इंडिया इज 1194 मिलीमीटर्स। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 1194 मिलीमीटर होती है। 1194। मैंने देखा है कि IBPS, AFO और स्टेट PCS में ये सीधा पूछा गया है। वो लोग ऑप्शन में 1190 या 1200 देकर कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स अक्सर इसे 1200 mm के करीब याद रख लेते हैं और सटीक मान भूल जाते हैं। तो एक लाइन याद रख सकते हैं, 1194 भारत की वर्षा नापे। बढ़िया है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन 1194 mm, और अगर इसे वॉल्यूम में देखें तो टोटल रेनफॉल वॉल्यूम है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 MHAM यूनिट्स। और भारत में औसतन कितने दिन बारिश होती है? एवरेज रेनी डेज है 130 दिन प्रतिवर्ष। 130 दिन। लेकिन हम रेनी डे या वर्षा का दिन कहते कब हैं? इसकी कोई परिभाषा होगी? जी बिल्कुल है। अ डे इज डिफाइंड एज अ रेनी डे इफ द रेनफॉल रिसीव्ड इज मोर देन 2.5 mm इन अ 24-hour पीरियड। अच्छा, 2.5 mm से ज्यादा? हाँ, किसी दिन को वर्षा का दिन तभी कहा जाता है जब 24 घंटों में 2.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो। ये IMD की परिभाषा है और इस पर सीधा MCQ बनता है। समझ गया। तो रेनी डे मतलब 2.5 mm रेनफॉल इन 24 आवर्स। तो इस पहली टेबल का अगर रिकैप करें तो मौसम शब्द अरबी के मौसम से आया। भारत में औसत वर्षा 1194 mm है और वर्षा का दिन मतलब 2.5 mm से ज्यादा बारिश। याद रखो, मौसम 1194 और 2.5, ये 3 मौसम की कमाई। बिल्कुल। चलिए, अब मानसून के प्रकारों पर चलते हैं। पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे NEM भी कहते हैं, इसका ऑनसेट यानी शुरुआत होती है लगभग 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर। और ये खत्म कब तक होता है? इसका विड्रॉल या वापसी मध्य दिसंबर तक हो जाती है। और इससे मुख्य रूप से कौन से राज्य प्रभावित होते हैं? मेन अफेक्टेड स्टेट्स हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो ये दक्षिण भारत में ज्यादा एक्टिव है। इसका कोई और नाम भी है? हाँ, इसे लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ये नाम बहुत कॉमन है। और ये भारत की कुल बारिश में कितना योगदान देता है? कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज रेनफॉल इज अबाउट 15%, मतलब लगभग 15%। और इन 15% में से सबसे ज्यादा बारिश किस राज्य को मिलती है? सबसे ज्यादा NEM से बारिश तमिलनाडु को मिलती है। स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट NEM रेनफॉल इज तमिलनाडु। तो इस टेबल का रिकैप ये हुआ कि उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जो 15 अक्टूबर से शुरू होता है और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश करता है। एकदम सही। याद रखो, लौटता मानसून अक्टूबर में आता, तमिलनाडु को भिगाता। बहुत अच्छे। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े मानसून पर, दक्षिण पश्चिम मानसून। साउथ वेस्ट मानसून यानी SWM। इसका ऑनसेट इन इंडिया होता है 1 जून को केरल तट पर। ये तारीख तो सबको याद ही रहती है। हाँ,
1 जून। और ये पूरे भारत को कब तक कवर कर लेता है? कवरेज ऑफ एंटायर इंडिया हो जाता है मध्य जुलाई तक। और इसकी वापसी कब शुरू होती है? विड्रॉल स्टार्ट्स ऑन 1 सितंबर पश्चिमी राजस्थान से। 1 सितंबर से वापसी शुरू। और पूरी तरह कब तक चला जाता है? कंप्लीट विड्रॉल 15 अक्टूबर तक हो जाता है, जिस दिन NEM शुरू होता है। अच्छा, एक का अंत दूसरे की शुरुआत है। इसकी औसत रफ्तार क्या होती है? इसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस मानसून के समय को कुछ खास कहते हैं? जी, SWM मॉनसून पीरियड को ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। ग्रैंड पीरियड ऑफ रेनफॉल। और ये भारत की कितनी बारिश के लिए जिम्मेदार है? कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज रेनफॉल इज मोर देन 75%। 75% से भी ज्यादा। और तमिलनाडु में SWM से कितनी बारिश होती है? तमिलनाडु में SWM से केवल 20 से 40% बारिश ही होती है, बाकी NEM से। और जम्मू कश्मीर का क्या? वहां भी SWM से 35 से 50% बारिश होती है, बाकी जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से आती है। ठीक है, तो इस टेबल का रिकैप ये है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 1 जून को केरल से शुरू होता है, देश की 75% वर्षा करता है और 1 सितंबर से लौटना शुरू होता है। बिल्कुल, याद रखो 1 जून को केरल में दस्तक, भारत की 75% बारिश का मकसद। चलिए अब बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की, जिसका जिक्र भी हुआ था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। हाँ, इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। और इसका नेचर कैसा होता है? ये एक लो प्रेशर या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, मतलब निम्न दबाव का क्षेत्र। और इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन पश्चिमी देशों में, मतलब भूमध्य सागर के आसपास होता है। और ये भारत के किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? ये हिमालय, उत्तर और मध्य भारत को प्रभावित करता है। अफेक्टेड रीजन हिमालयाज, नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। इसका एक्टिव पीरियड कौन सा होता है? एक्टिव पीरियड है दिसंबर से मार्च, सर्दियों का समय। तो फिर तो ये रबी फसलों के लिए बहुत जरूरी होगा। एकदम। इम्पोर्टेंस, यूजफुल फॉर रबी क्रॉप्स। रबी फसलों के लिए ये वरदान है। मैंने सुना है राजस्थान में इसका एक लोकल नाम भी है। जी हाँ, इसे राजस्थान में माउट कहते हैं। मावट, ठीक है। तो इसका रिकैप करें तो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से आता है, सर्दियों में रबी फसलों के लिए फायदेमंद है, और राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। बहुत अच्छे। और याद रखने के लिए, पश्चिम से आई मावट रबी फसल में लाई रावट। बढ़िया। तो ये तो हुई प्राकृतिक वर्षा। अब कृत्रिम वर्षा पर आते हैं, यानी क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब है कृत्रिम रूप से वर्षा कराना। इसमें 2 मुख्य तरीके हैं। कौन कौन से? पहला है कोल्ड क्लाउड सीडिंग। इसमें सिल्वर आयोडाइड यानी AGI या सूखी बर्फ ड्राई आइस का उपयोग होता है। AGI, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाँ, कोल्ड क्लाउड सीडिंग का एजेंट AGI है, ये याद रखना है। और दूसरा है वार्म क्लाउड सीडिंग। इसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, साधारण नमक का उपयोग होता है। ओके, कोल्ड में सिल्वर आयोडाइड, वार्म में सोडियम क्लोराइड। जी, एक और टर्म है डायनामिक क्लाउड सीडिंग। इसमें 100 से 1000 न्यूक्लियाई प्रति लीटर का इस्तेमाल होता है। चलिए अब पानी के कुछ जरूरी गुणों की बात कर लेते हैं। ये वैल्यूज भी बहुत पूछी जाती हैं। बिल्कुल। सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 0 डिग्री C पर यह 580 कैलोरी होती है। 580। और हीट ऑफ सब्लिमेशन? हीट ऑफ सब्लिमेशन 0 डिग्री C पर 680 कैलोरी होती है। और हीट ऑफ फ्यूजन? हीट ऑफ फ्यूजन 0 डिग्री C पर 80 कैलोरी। ये तीनों वैल्यूज बहुत जरूरी हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर एग्जाम में दिखता है, पानी का घनत्व सबसे ज्यादा किस तापमान पर होता है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री। और जब पानी जमता है तो उसके आयतन में क्या होता है? एक्सपेंशन ऑन फ्रीजिंग। आयतन में 9% की वृद्धि होती है, वो फैलता है। इसी वजह से पाइप फट जाते हैं सर्दियों में। जी। और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है और स्पेसिफिक हीट 1 केल्विन। ठीक है, तो इस भाग का रिकैप करें तो कोल्ड क्लाउड सीडिंग में AGI और वार्म में NaCl का प्रयोग होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री C पर अधिकतम और जमने पर आयतन 9% बढ़ता है। सही। और याद रखने के लिए, कोल्ड में चांदी, वार्म में नमक, पानी 4 डिग्री पर सबसे भारी। बिल्कुल। एग्रोकेडमी का IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर जारी रखते हैं। अब हम यूनिट 7 पर आते हैं, सिंचाई।
यानी इरिगेशन। इरिगेशन की एक सरल परिभाषा क्या होगी? Irrigation is the artificial application of water to meet the evapotranspiration or ET requirement of plants. पौधों की ET आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई है। और भारत में सबसे आम तरीका कौन सा है? मोस्ट कॉमन मेथड है सतही सिंचाई या सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो सतही सिंचाई के तरीकों पर बात करते हैं। पहला है फ्लड इरिगेशन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें खेत में पानी भर दिया जाता है। ये वहां उपयुक्त है जहां पानी अधिक हो और धान जैसी फसलों के लिए। लेकिन इसमें पानी की बर्बादी भी बहुत होती होगी। जी बिल्कुल, इसी को सुधारने के लिए है चेक बेसिन मेथड। इसमें मेड़ बनाकर क्यारियां बना दी जाती हैं। ये गेहूं, मूंगफली के लिए उपयुक्त है और इसी में रिंग बेसिन फलों के पेड़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। अगला तरीका है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें लंबी लंबी पट्टियां बनाई जाती हैं। ये 0.5 से 1% ढलान और मध्यम से भारी मिट्टी के लिए उपयुक्त है। और फिर आता है फरो इरिगेशन। हाँ, नाली सिंचाई। ये पंक्ति वाली फसलों, रो क्रॉप्स और कंद वाली फसलों, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी है। इसके लिए इन्फिल्ट्रेशन रेट 0.5 से 2.5 cmH और आदर्श ढलान 0.2 से 0.5% होना चाहिए। तो इस भाग का रिकैप हुआ कि फ्लड धान के लिए, चेक बेसिन गेहूं के लिए, बॉर्डर स्ट्रिप लंबी पट्टियों में और फरो नालियों से सिंचाई है। बिल्कुल, याद रखो, फसल की पंक्ति, फरो की गिनती। बहुत खूब। अब आते हैं सिंचाई के आधुनिक तरीकों पर। इसमें सबसे पहले है सर्ज इरिगेशन। इसमें रुक रुक कर पानी की आपूर्ति की जाती है, ऑन ऑफ तरीके से। और सब सरफेस इरिगेशन। इसमें भूमिगत पाइप द्वारा सिंचाई की जाती है, पानी सीधा जड़ों में जाता है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर तरीकों पर, स्प्रिंकलर इरिगेशन। हाँ, फव्वारा सिंचाई। इसमें पानी का स्प्रे के रूप में छिड़काव होता है, जैसे बारिश हो रही हो। इसमें पानी की बचत कितनी होती है? वाटर सेविंग इज 25 to 50%। 25 से 50%। और इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी? इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी लगभग 60% होती है। और इसका प्रेशर कितना रखना होता है? ये सवाल मैंने देखा है। हाँ, ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। स्प्रिंकलर प्रेशर होता है 2.5 to 4.5 kg/cm²। 2.5 से 4.5। और इसका डिस्चार्ज रेट? डिस्चार्ज 1000 लीटर्स पर आवर से ज्यादा होता है। चलिए अब सबसे एडवांस तकनीक ड्रिप इरिगेशन पर आते हैं। जी, टपक सिंचाई। इसका ओरिजिन इजराइल में हुआ था। इसमें बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इसमें पानी की बचत तो और भी ज्यादा होगी। हाँ, वाटर सेविंग इज 50 to 70%। 50 से 70%। और सिंचाई दक्षता, इरिगेशन एफिशिएंसी इज अराउंड 90%। ये वैल्यू एग्जाम में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 90% दक्षता। और इसमें फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं? जी, उर्वरक देने को फर्टिगेशन कहते हैं और शाकनाशी देने को हर्बिगेशन कहते हैं। इसके ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना होता है? ड्रिपर डिस्चार्ज 1 से 8 लीटर प्रति घंटा होता है, बहुत कम। और प्रेशर स्प्रिंकलर से कम या ज्यादा? काफी कम। प्रेशर इज 1.5 to 2.5 kg/cm²। इस वैल्यू को स्प्रिंकलर प्रेशर से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका रिकैप करें तो स्प्रिंकलर में 25 से 50% पानी की बचत और प्रेशर 2.5 से 4.5 kg/cm²। ड्रिप में 50 से 70% पानी की बचत और प्रेशर 1.5 से 2.5 kg/cm²। बिल्कुल, याद रखो, ड्रिप मतलब ज्यादा बचत, कम प्रेशर। स्प्रिंकलर मतलब कम बचत, ज्यादा प्रेशर। शानदार। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, मृदा नमी या सॉइल मॉइस्चर। सबसे पहले इरिगेशन डेप्थ। शैलो होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, मीडियम होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और डीप होती है 25 से 30 सेंटीमीटर। ओके। और मिट्टी में पानी की जो गतियां होती हैं, उनके क्या नाम है? 4 मुख्य है। सीपेज मतलब क्षैतिज प्रवाह, पर्कुलेशन मतलब नीचे की ओर प्रवाह, इन्फिल्ट्रेशन मतलब सतह से पानी का प्रवेश और लीचिंग मतलब लवणों का पानी के साथ नीचे जाना। ठीक है। अब सबसे जरूरी टॉपिक पर आते हैं, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट्स, पीएफ और प्रेशर वैल्यूज। हाँ। सैचुरेटेड सॉइल यानी संतृप्त मृदा का पीएफ 0 और प्रेशर लगभग 0 बार होता है। और फील्ड कैपेसिटी? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता एफसी का पीएफ 2.53 और प्रेशर 13 atm होता है।
ये पौधों के लिए उपलब्ध पानी की ऊपरी सीमा है। 13 ATM, ये वैल्यू बहुत जरूरी है। और निचली सीमा? निचली सीमा है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या स्थायी मुरझान बिंदु, PWP। इसका PF 4.18 और प्रेशर 15 ATM होता है। 15 ATM। तो उपलब्ध पानी 13 और 15 ATM के बीच का हुआ? बिल्कुल। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का PF 4.5 और प्रेशर 31 ATM होता है, और ओवन ड्राई सॉइल का PF 7 और प्रेशर 10,000 ATM। इन टर्म्स को थोड़ा और समझते हैं। फील्ड कैपेसिटी क्या है? फील्ड कैपेसिटी वो नमी है जो गुरुत्वाकर्षण जल निकलने के बाद मिट्टी में बची रहती है। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? ये वो नमी है जिस पर पौधा मुरझा जाता है और पानी देने पर भी वापस ठीक नहीं हो पाता। ये कॉन्सेप्ट ड्रिग्स एंड शैंस ने 1912 में दिया था। तो अवेलेबल वाटर क्या हुआ? अवेलेबल वाटर यानी उपलब्ध जल FC और PWP के बीच का पानी है। इसका टेंशन रेंज -0.3 से -15 बार होता है। एक और टर्म है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। हाँ, UWP वो नमी है जिस पर पौधा पूरी तरह मर जाता है। ठीक है, तो इस भाग का रिकैप है कि उपलब्ध जल फील्ड कैपेसिटी 13 ATM और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15 ATM के बीच होता है। सही। याद रखो, 13 पर भरा, 15 पर सूखा। यही है पौधे का लेखा जोखा। बहुत अच्छे। चलिए अब इस पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन करते हैं सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज का। ठीक है। भारत की औसत वर्षा 1194 mm, वर्षा का दिन 2.5 mm, पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर स्प्रिंकलर प्रेशर 2.5 to 4.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ड्रिप प्रेशर 1.5 to 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ड्रिप सिंचाई की दक्षता लगभग 90%, फील्ड कैपेसिटी 13 ATM। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15 ATM। बिल्कुल। और इनमें से सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज हैं एनुअल प्रेसिपिटेशन इन इंडिया 1194 mm, रेनी डे डेफिनेशन 2.5 mm, कोल्ड क्लाउड सीडिंग एजेंट AGI, ड्रिप इरिगेशन वाटर सेविंग 50 से 70%, ड्रिप इरिगेशन एफिशिएंसी सिरका 90%, फील्ड कैपेसिटी प्रेशर 13 ATM, और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट प्रेशर 15 ATM। ये वैल्यूज लगभग हर कृषि परीक्षा में आते हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लें। क्लास PDF रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए रिप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।